नमस्कार, आभार, अभिनंदन। सुबह की गुलाबी ठंड और गुनगुनी नरम सी खिली हुई धूप के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, मिर्ज़ा गालिब जी का बड़ा ही सुंदर शेर है जिसमें उन्होंने कहा है, ए दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दरअसल दर्शकों, देखा जाता है कि जब भी किसी को हृदय से जुड़ी कोई भी समस्या होती है तो उसे बहुत बार समझ में नहीं आता कि आखिर उसे हुआ क्या है। उसे लगता है कि क्या यह समस्या किसी बदहज़मी के लक्षण है या किसी बीमारी के या कुछ और। इसीलिए आज बिहार बिहान के इस अंक में हम बड़े ही विस्तार से और यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा हृदय किस प्रकार कार्य करता है और इसकी देखरेख हमें कैसे करनी चाहिए। और जैसा कि दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हम अपने शरीर के बाकी अंगों का तभी देखरेख कर पाएंगे, तभी ध्यान रख पाएंगे जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा। और हमारा मस्तिष्क अच्छे विचारों से स्वस्थ होता है जो हमें हमारे महापुरुषों साधु संतों के द्वारा मिलता है। इसीलिए हर रोज़ बिहार बिहान कार्यक्रम की शुरुआत में महापुरुषों द्वारा कहे अनमोल वचन दिखाता है ताकि उसे अपनाकर समझकर वो अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सके और पूरे दिन उनके अंदर एक ऊर्जा सी बनी रहे। आइए आज के दिन और आज के कार्यक्रम की भी शुरुआत करते हैं और नज़र डालते हैं आचार्य विनोबा भावे द्वारा कहे इस अनमोल वचन पर। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। हृदय की जुड़ी हर पहलू से, हर विषय से विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है हमारे बेहद ही खास मेहमान। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का। और आप हैं फिजिशियन एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, जैसा कि हम सभी कहते हैं कि जो हमारा हृदय है वो एक पंप के समान कार्य करता है और यह ऐसा वैसा कोई पंप नहीं है, ये वह पंप है जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है, हमारा जीवन इस पे आधारित होता है। इसलिए सबसे पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बतौर पंप यह किस प्रकार हमारे शरीर का देख रेख करता है और हमारा पूरा जीवन इस पर आधारित है। ऐसा है शक्ति जी कि आपने जो पंप कहा हार्ट को, मैं इसको दूसरे शब्दों में कहता हूँ कि आपका हृदय सबसे बड़ा कर्मयोगी है पूरे विश्व का। क्योंकि बिना थके हुए, बिना हारे हुए, जब से आप जन्म लेती हैं और तब से आपके अंतिम समय तक ये आपका साथ देता है। लगातार अविरल गति से धड़कता चला जाता था। कभी ये अगर बंद हुआ तो आप गए। तो इसके धड़कन में ही आपका स्वास्थ्य महफूज रहता है, आप महफूज रहते हैं, आपका कल्याण इसके रेगुलर धड़कन में बसा रहता है और ये आपको कभी दगा नहीं देता है। तो इसलिए ऐसा बड़ा कर्मयोगी, ऐसा बड़ा साथी शायद ही दुनिया में आपको ये अकल्पनीय है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक पंप नहीं है, एक अंग नहीं है, आपका एक अभिन्न साथी है। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसा कि आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर क्यों और किस प्रकार हमें अपने हृदय का खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसा है शक्ति जी कि हृदय का ख्याल रखना ये आपका मूलभूत कर्तव्य और मूलभूत धर्म है। ख्याल रखने का मतलब है कि हृदय जो आपके लिए इतना कर रहा है कि आप जब सोए भी हैं, आप जब विश्रांति में हैं, आप संगीत के मूड में हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, हर समय आपका ये अंदर ये धड़क रहा है और आपके लिए खून सप्लाई कर रहा है। तो इसके लिए आपकी जो जिम्मेवारियां हैं वो हैं कि कभी भी इस पर अत्याचार न होने दें। अत्याचार होने का मतलब है कि धूम्रपान से, अत्यधिक शराब से, अत्यधिक गलत खान पान के सेवन से, चाहे अत्यधिक तनाव से, इन सारी चीज़ों से आप थोड़ा सा हार्ट को दूर रखें। और जब हृदय को इन सारी चीज़ों से आप दूर रखेंगे तो बहुत लंबे समय तक ये आपका साथ देगा। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। जी, अक्सर देखा जाता है कि जब भी हृदय से जुड़ी कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हम उसे समझ नहीं पाते हैं। तो किस प्रकार उसे समझेंगे और क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं। ऐसा है शक्ति जी कि हार्ट की कई बीमारियां होती हैं, लेकिन मोटा मोटी जो हम लोग कहते हैं, जो जिससे आम लोग सशंकित और भयभीत रहते हैं, वो है पहला तो एंजाइना पेक्टोरिस, दूसरा जिसको हम लोग बातचीत के भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं, और अभी जो आपने देखा कि ये सब का परिलक्षित जो होता है, जो परिणाम में जाता है, कभी कभी कार्डियक अरेस्ट, जो आपने देखा कि बहुत सारे जवान लोग जिम में कर रहे हैं, कहीं कुछ जा रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, अचानक धड़ाम से वो गिर गए और तुरंत मिनटों में उनकी मौत हो गई।
तो ये सारी चीज़ें हार्ट के स्पेक्ट्रम हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट अटैक में मूलभूत अंतर यही है कि एंजाइना का मतलब होता है कि या तो आप कुछ एक्सर्शन कर रहे हैं, कोई मेहनत कर रहे हैं, उस समय आपके सीने में दर्द हुआ, सीने में भारीपन हुआ, थोड़ा सा आपने रेस्ट ले लिया, वो आपका सबसाइड कर गया और धीमा पड़ गया। तो मेहनत से, व्यायाम से, चाहे कोई मूवमेंट से अगर आपका दर्द आ जाए, भारीपन आ जाए और रेस्ट से वो चला जाए, तो उसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये समझिए कि ये आपको आगाह करता है कि अंजाम खतरनाक हो सकता है। तो अंजाम क्या होगा? अंजाम होगा कि जब आपका पूरा जो ब्लॉक है कि जो हार्ट का सर्कुलेशन है उसका अगर पार्शियल ब्लॉक हो गया तो एंजाइना है, कंप्लीट ब्लॉक हो गया तो हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट अटैक का जो दर्द है वो चाहे आप रेस्ट में रहें, चाहे चलते रहें, वो दर्द कभी आराम नहीं होता है, वो भयंकर दर्द होता है सीने के पीछे, रेट्रोस्टेनल पेन जिसको कहते हैं, या बाएं तरफ वो दर्द आपके बाह में भी जा सकता है, उंगलियों में जा सकता है, या पूरे दोनों बाह में भी जा सकता है। तो वो दर्द की कल्पना वही कर सकता है जिसने उसका अनुभव किया है। तो उसमें आपको तुरंत भर्ती की ज़रूरत है सबको, मतलब फिर तरह तरह के आयाम उसके लिए खुल जाते हैं। जी, जैसा कि मैंने अभी भी बताया है कि कई बार लोग को लगता है कि अगर दिल में कुछ दर्द हो रहा है या कुछ परेशानी हो तो उन्हें लगता है कहीं ये कुछ बदहज़मी के तो कारण नहीं या कोई बीमारी के। तो ऐसे में किन किन लक्षणों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, और तुरंत विशेषज्ञ की बिल्कुल सलाह माकूल लेनी प्रश्न आपने चाहिए। पूछा है शक्ति जी। कई बार ऐसा होता है कि ये भारीपन हुआ, रात में 9 बजे 10 बजे लोग कहे कि बस ये तो लगता है गैस हो गया, एक एंटासिड गैस की दवाई खा लिया उन्होंने। ये भयंकर भूल है। कभी भी 50 के ऊपर हम लोग कहते हैं, अब तो खैर उम्र धीरे धीरे कम हो रहा है, अगर सीने में भारीपना दर्द हो तो उसे बदहजमी करने की कोशिश न करें, उसे गैस को करके टाल न दें, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। अगर आपने शुरू के 6 घंटे बिता दिए यही एंटासिड के चक्कर में और बदहजमी के चक्कर में, तो आपका जो हार्ट अटैक के बाद जो मसल है वो डेथ कर जाएगा, फिर उसको रिवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और आजकल ऐसी ऐसी विधाएं आई हैं हृदय जगत में कि अगर आप टाइम पर 6 घंटे के अंदर अगर आप अस्पताल पहुंच गए और इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी हो गया, चाहे तुरंत एंजियोप्लास्टी हो गया, तो आपका जो मसल है वो बचा रह जाएगा और ज़िंदगी भर आपका ओरिजिनल हार्ट पुराने उसी स्वरूप में वापस आपको आ जाएगा। तो इसलिए समय की नज़ाकत को ध्यान में रखिए। जिसने इस समय की नज़ाकत को छोड़ दिया वो गड्ढे में गिरा, वो खतरे में गया। तो इसलिए कभी भी इसको हल्के से न लें कि ये गैस है, चाहे बदहजमी है, थोड़ा सा टैबलेट खा लिया, एंजाइम टैबलेट खा लिया, एंटासिड खा लिया, खा लें, लेकिन एक चिकित्सक के यहाँ जाके कम से कम एक्सक्लूड कर लें कि ये हार्ट वाला मसला नहीं है। जी, जैसा कि लोग कहते हैं कि वो हमेशा इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहीं बदहज़मी के तो लक्षण है। क्या वाकई बदहज़मी से हमारा हार्ट अफेक्टेड होता है? बदहजमी से हार्ट का कोई रिश्ता नहीं है। जी, रिश्ता यही है कि बदहजमी के जो सिम्टम होते हैं वो कभी होता है कि कभी भारीपन हो गया, सीने में भारीपन हो गया, दर्द भी हो सकता है, पेट में दर्द होता है तो सीने में भी कभी कभी जाता है, तो मिलता जुलता लक्षण हो सकता है। तो जो मिलता जुलता लक्षण है वो खतरे का पैगाम लेके आ सकता है कि आपने जो हार्ट अटैक हुआ और आपने उसको बदहजमी समझ करके वो टाल गई, अब बाद में आपके लिए काल का सबब बन गया। तो कैसे सर हम लोग डिफरेंस करेंगे कि ये बदहज़मी के हैं और ये हार्ट से जुड़ी समस्या के दर्द हैं? कुछ तो जैसा कि मैंने खास कहा लक्षण। कि अगर बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, जो आप शुरू से ही मान लीजिए गैस की शिकायत आपको रही है, जी, तो आप वो लक्षण को समझ रहे हैं। जी, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर सीने का भारी टाइटनिंग लगे कि सीना कोई दबा रहा है कस के, जी, दर्द हो रहा है, और ख़ास करके उम्र का पड़ाव अगर आप 50 पड़ाव के ऊपर जा चुके हैं, तो आपको कभी भी शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। शैथिल्य आपके लिए खतरा बन सकता है। तो इसको त्यागते हुए कम से कम एक ईसीजी करा लें, एक डॉक्टर से मिल लें, ये ख़त्म हो जाए मामला कि ये हार्ट का नहीं है, फिर अपना एंटासिड अपना खाते रहें, महीनों खाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, लेकिन कम से कम उस स्थिति से आप अपने को परे ले जाएंगे अगर इसे कर लीजिए। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि जनरली हार्ट से रिलेटेड 3-4 बीमारियां होती हैं, जिसमें आपने एक के बारे में जिक्र भी किया, आपने हार्ट अटैक के भी बारे में जिक्र किया और आमतौर पे ये सुनने को भी मिलता है। तो ये कैसे आता है और इसके क्या कुछ लक्षण हैं?
जैसा कि मैंने कहा कि दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जी कार्डियक अरेस्ट जी और कार्डियक मतलब हार्ट अटैक। जी कार्डियक अरेस्ट हुआ कि अचानक आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठे हुए जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं और अचानक मेरा हार्ट बंद हो गया और हम गिर पड़े। जी तो जो हम गिर पड़े उस समय अगर 6 मिनट के अंदर एक विधि होती है सीपीआर की, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें वो जो पंप किया जाता है, वो मेथड अगर आप जान रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि वो तो कर नहीं पाएगा, वो तो गिरा हुआ है, जी अगर आसपास के लोग सीपीआर की जानकारी रखती है, बहुत मूलभूत जानकारी है, इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बात संप्रेषित करना चाहता हूँ आम जनता को जी कि सीपीआर की विधि हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। शक्ति जी को सीखनी चाहिए, हमारे घर में जो हमारी वाइफ हैं, हमारे बच्चे हैं, जो घर के लोग हैं, सबको सीपीआर जानना चाहिए कि किस समय किस व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। और जो आसपास के लोग बैठे हैं वो 6 मिनट में, अब होता क्या है, कई बार होता है कि इमरजेंसी में आदमी गिरा और आप एम्बुलेंस के चक्कर में लग गए, एम्बुलेंस आने में 20 मिनट लग गया, तब तक तो गया। तो इसलिए कई बार ऐसी मौतें हो जाती हैं। अगर आप कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जान रहे हैं तो वो आप वहाँ कार्डियक मसाज करना शुरू कर देते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करना शुरू कर देते हैं, उनकी जान बची रह जाती है। तब तक एम्बुलेंस आप बुला लें, एम्बुलेंस आ जाए फिर। लेकिन वो जो विंडो पीरियड है, वो जो खिड़की की जो अवधि हम लोग कहते हैं कि विंडो पीरियड को आपने गुजार लिया इस सीपीआर की विधि से, तो मैं आपको बताऊं शक्ति जी कि करीब करीब 45 to 50% मौतें कार्डियक अरेस्ट की बचाई जा सकती हैं अगर साथ वाला व्यक्ति अगर सीपीआर जानता हो। तो एक आम इंसान, जिसमें शक्ति जी भी आती हैं, आप एक मतलब चिकित्सक की भूमिका में आ सकती हैं अगर आपकी ये विधा में निपुण है। जैसा कि दर्शकों अभी हम बात कर रहे थे कि हृदय से जुड़ी कौन कौन सी गंभीर बीमारी और उसका लक्षण क्या और उसके क्या मुख्य कारण है, आइए इससे जानते हैं विस्तार से। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आप अभी हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि कार्डियो अरेस्ट के क्या मुख्य लक्षण है, इसे विस्तार से बताएं। ऐसा है शक्ति जी कि कार्डियक अरेस्ट वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बीमारी है। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है हार्ट में, वो अचानक बंद हो जाने की वजह से अचानक हार्ट आपका बंद हो जाता है। और हार्ट अटैक जो है, हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो है आपके हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है उसमें रुकावटें आने लगती हैं। जब रुकावट कंप्लीट हो जाता है तो उसको आप हार्ट अटैक कहते हैं, यानी हार्ट का क्राइंग, हार्ट चिल्ला उठा। तो जब रुकावट इनकम्प्लीट होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन का रुकावट, तो एंजाइना से शुरू होता है। जब बिल्कुल हल्का सा रुकावट रहेगा तो आप कोई सिम्टम नहीं होगा, आप बिना लक्षण के रहेंगे, सब काम कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि अंदर रुकावटें शुरू हो गई, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में। तो वो शुरू हो गया, धीरे धीरे वो प्लेक बढ़ते 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 इनकम्प्लीट जैसा हुआ तो आपको एंजाइना का शुरू हो गया। तो एंजाइना 2 तरह का होता है, जो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ आम दर्शक के लिए, कि स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। उसके बाद जब ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि हार्ट को जो खून जाना चाहिए कंप्लीट बाधित हो गया, अवरुद्ध हो गया, तो आपका हृदय चिल्ला उठा, एग्नी है। तो वो हार्ट की चिल्लाहट जो है हार्ट अटैक के दर्द के रूप में परिलक्षित होता है। उसमें आपको देर, जैसा मैंने कहा कि उसमें देर करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी हो घर के, जैसे 6 घंटे के अंदर आपको अस्पताल पहुंचना है, उसमें सीपीआर नहीं करना है। लेकिन सीपीआर जब अचानक आप देख रहे हैं कि मरीज गिर गया, व्यक्ति गिर गया, और जनरली सीपीआर हार्ट अटैक के मरीज को भी सीपीआर की जरूरत पड़ती है तब जब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जो कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन आम आदमी में जब कार्डियक अरेस्ट होगा तो अचानक वो गिर जाएगा, उसका हार्ट पंपिंग बंद हो जाएगा, तो उसमें सीपीआर की जरूरत पड़ती है। तो सीपीआर की जरूरत पड़ेगी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट। ऐसा नहीं कि सीपीआर इसका इलाज कर देगा। सीपीआर है तब तक जब तक एम्बुलेंस आए, जब तक डॉक्टर की सुविधा है, तब तक आप कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन किया, कार्डियक मसाज किया, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग किया, उसके टेक्निक्स हैं। और ये टेक्निक मैं आपको बताऊं कि एक सेशन में 15 मिनट के सेशन में आप इस टेक्निक की जानकार हो जाती हैं। और इतनी बड़ी जानकारी, जिससे आप अगर एक व्यक्ति का जान कभी जिंदगी में आपने बचा लिया तो आपको इतना सुकून और संतोष की प्राप्ति होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हर को जाननी चाहिए। मैं बार बार, हम अपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, अपने जितने भी मेडिकल प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो एपीआई का प्लेटफॉर्म हो, जो हमारा फिजिशियन का प्लेटफॉर्म हो, सबसे ये ट्रेनिंग कराते रहते हैं, वर्कशॉप कराते रहते हैं
जी। और उसके बाद डिफिब्रिलेटर की सुविधा जो है सरकार कराती है। आपने देखा होगा कि विदेशों में आप जाइएगा, अमेरिका में, यूरोप में, हर चौराहे पर डिफिब्रिलेटर लगा रहता है। यानी कि कार्डियक अरेस्ट अगर हो गया तो वहाँ का ट्रैफिक का सिपाही भी जो है वो जानता रहता है सीपीआर और डिफिब्रिलेटर के बारे में, तुरंत आपकी जान बच सकती है। यहाँ भी हमें उस अवेयरनेस की, उस जागरूकता के प्रचार प्रसार की बेहद ज़रूरत है कि कार्डियक अरेस्ट क्या है, हार्ट अटैक क्या है, कार्डियक अरेस्ट में क्या करना है तुरंत, हार्ट अटैक में तुरंत क्या करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर तुरंत ज़रूरत है और डिफिब्रिलेटर जो एम्बुलेंस बुला के आपने काम किया। हार्ट अटैक में बिना समय गवाए, बिना समय जाया किए हुए आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। जी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि आप कई वर्कशॉप करवाते हैं और जैसा कि हमने सुना कि आप कई सामाजिक कार्य से भी जुड़े हुए हैं, इससे जुड़े कुछ अंश हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। ऐसा है शक्ति जी कि सामाजिक काम तो मैं तो समझता हूं कि कोई भी चिकित्सक, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति आइसोलेशन में नहीं जी सकता है। वो अकेले में नहीं जी सकता है कि मैं सिर्फ अच्छा डॉक्टर बन के रहूँगा, मुझे समाज से क्या मतलब है। लोगों के, आप लोगों के वेदना, लोगों के रुदन, लोगों के क्रंदन से अपने आप को अलग थलग नहीं कर सकते। तो एक तो आपने क्लिनिक में उनकी वेदना को आपने हरने की कोशिश की, दूसरी जो सामाजिक जो चेतना है आपकी है, जो समाज की ओर ले जाती है, तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों से जुड़े रहते हैं। कहीं भी, जैसे आपने कहा कि हेल्थ अवेयरनेस देना कम्युनिटी में जा करके, अपने प्रखंड में, जिला में, कहीं भी जो है, ताकि लोगों में एक चेतना जगे। तो ये जागरूक करना डिफरेंट फोरम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, खुद जा करके लोगों में एक जागरूकता पैदा हो, स्वास्थ्य की जागरूकता। और स्वास्थ्य की जागरूकता बीमारी की जागरूकता नहीं है, स्वास्थ्य की जागरूकता है बीमारी से बचने की जागरूकता। कैसे आप बची रह सकती है, इसकी जागरूकता अगर आम जन जन तक प्रचार प्रसार हो तो हमारी सामाजिकता का उद्देश्य वहीं पूरा हो जाता है। जी। तो अपने हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो हमारा बिहार का है उसके हम सेक्रेटरी रहे, अभी अकाडमी के सेक्रेटरी अभी हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी रहे, तो वहाँ भी कई इस तरह के प्रोग्राम से बात होते रहते हैं। तो सब मिला जुला के एक चिकित्सक जो एक सामाजिक गार्जियन की भूमिका निभा सकता है, सामाजिक अभिभावक की भूमिका निभा सकता है बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि जिसका आपने इलाज किया, जो मरीज हो गया, उसको आपकी बातें अच्छी भी लगेंगी और वो दूर दूर तक प्रचार प्रसार में काफ़ी हद तक वो इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, माध्यम बन सकता है। जैसा कि आपने जिक्र अभी किया कि आप कई मेडिकल संस्थाओं से जुड़े हुए और जैसा कि देखने को मिलता है कि कई नए बदलाव भी इस क्षेत्र में देखने को है, आपके द्वारा क्या कुछ नए प्रयास किए गए हैं और क्या कुछ चेंजेस आप इस क्षेत्र में आपको देखने अब जैसे को मैं मिलता है? आपको बताऊं कि कोविड काल का वो दुरूह क्षण आपने देखा, वो प्रलयंकारी क्षण आपने देखा कि जब मरीजों से डॉक्टर का संपर्क गायब था, बाहर ऐसा दहशत था, खौफ का आलम था कि कोई भी व्यक्ति बाहर निकलने में, डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद छोड़ दीजिए, डॉक्टर भी परेशान थे मरीज से मिलने में। आप देखी होंगी, पर्दा लग गया, बाहर चला गया, सब कुछ किया। तो उसमें टेली कार्डियोलॉजी का और टेली मेडिसिन का जो प्रचार प्रसार हुआ वो बड़ा अद्भुत था कि आप टेक्नोलॉजी के सहारे आप एक अच्छे डॉक्टर की सलाह दूर घर में बैठ करके सारे कोविड के पेशेंट भी लिए, जो कार्डियक मरीज थे, जो पहले भी थे, जो टीबी के मरीज थे, कार्डियक मरीज थे, वो सब भी लेते रहे विद द हेल्प ऑफ टेलीमेडिसिन। तो टेक्नोलॉजी और मेडिसिन का भी चोली दामन का साथ है, अन्योन्याश्रय संबंध है। टेक्नोलॉजी से मेडिसिन को और आज के एडवांसमेंट को दूर नहीं किया जा सकता। अब आजकल तो मैं आपको बताऊं शक्ति जी कि ऐसी चीज़ आई है जिसका आप कभी कोई 100 साल पहले, चाहे 50 साल पहले, 20 साल पहले सोच नहीं सकता। टेली रोबोटिक कार्डियोलॉजी आ गया, यानी अमेरिका में बैठा हुआ कार्डियोलॉजिस्ट, आप यहाँ जहानाबाद और सुपौल में कोई एक मरीज अगर है तो वो अभी आने वाला है, 8-10 साल में ये भी आ जाएगा, वहाँ से बैठा हुआ वो रोबोटिक के सहारे वो सारा आपका एंजियोप्लास्टी और बाईपास कर सकता है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो एक्सपर्ट डॉक्टर की सुविधा अगर दुनिया के किसी कोने में है, वो दुनिया के दूसरे किसी कोने में, सुदूर कोने में भी पहुँच जाएगा और रोबोटिक्स के सहारे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं और जो समय बदलते के साथ आदमी को मिलता चला जाएगा। जी, ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमारे हृदय से जुड़ी जो आपको लगता है कि आम जन को खासकर जानना चाहिए? मैं जैसा कहा कि ट्रीटमेंट की जानकारी नहीं जाननी चाहिए, प्रिवेंटिव जानकारी जाननी है कि आपको आलस त्यागना है।
जैसे ठंड के मौसम में लोग रजाई को नहीं छोड़ पाते हैं, सवेरे रजाई की गर्मी मिल गई और पड़े हुए हैं, दुबके हुए हैं, 8 बजे 8:30 9 बजे तक रुके हुए हैं, उसके बाद कॉफ़ी और चाय की चुस्की चली। इसको थोड़ा दरकिनार करना है, इस आदत को हटाइए। सवेरे उठ करके थोड़ा कोशिश कीजिए कि अगर कहीं पार्क हो, उद्यान हो, आधा घंटा आप टहल लीजिए, ज़्यादा नहीं। WHO कहता है कि सप्ताह में 150 मिनट मात्र तेज गति से आप टहलिए, उतना काफ़ी है। या 75 मिनट बहुत तेज एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, इससे आपका हार्ट महफूज रहेगा, हार्ट बचा रहेगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी डायबिटीज़ वगैरह में, चाहे जो सबसे बड़ा जो आजकल देख रहे हैं खलनायक डायबिटीज़ हो गया, घर घर में डायबिटीज़ है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आम जनता को हार्ट के इलाज के बारे में नहीं बता करके आप ये बताइए कि आप हमारे पास पहुंच ही नहीं पाइए, एक डॉक्टर के यहाँ एक मरीज एक व्यक्ति नहीं पहुंच पाए, इससे ज़्यादा उसके लिए संबल क्या हो सकता है। तो मैं नहीं कहता हूं कि हमारे पास ये समाज में ऐसी स्थिति आ जाए कि जब चिकित्सा की जरूरत न रह जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि जागरूकता का प्रचार प्रसार, कि आप आलस को छोड़ के थोड़ा टहलें, शारीरिक एक्सरसाइज को अपने संस्कार का अंग बना लें, खान पान पर ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा आजकल जो जवानों में जो सिविलाइजेशन का आजकल जो नया कल्चर आ गया है, देर रात तक पार्टियाँ मशगूल हो रही हैं, शराब चल रहा है, शराब के दौर चल रहे हैं और दिन भर कोई समय नहीं है उनका, कोई बेतरतीब समय है। अब बेतरतीब जीवन शैली, जो मन किया वही खा लिया। तो आप 40 साल की उम्र तक जाते जाते करोड़ों अरबों के मालिक हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन साथ में आपको प्रतिफल क्या मिला? हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, मल्टी सिस्टम डिजीज़। आप ये डॉक्टर के यहाँ, वो डॉक्टर के यहाँ, ये जांच करा रहे हो, ऐसी ज़िंदगी किस काम की? तो इसलिए थोड़ा कम में रहिए, स्वस्थ रहिए, चिकित्सकों से दूर रहिए। मैं चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ऐसा काम कीजिए ताकि आप चिकित्सकों से दूर रहें। तो बतौर चिकित्सक आपसे जानना चाहूँगी कि मतलब लोगों को क्या कुछ करना चाहिए कि ताकि वो चिकित्सक से दूर रहें, हाँ, तो उनकी जीवन शैली कैसी होनी जैसे चाहिए? मैं बता रहा हूँ कि जीवन शैली ही मूल मंत्र है। जी। आप शराब को तौबा करने अच्छा है, लेकिन अगर शराब जो कभी कभी ज़रूरी भी हो जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो मर्दों में 2 पेग से ज़्यादा नहीं, और औरतों में, हालांकि औरतों में भी अब चलन काफ़ी बढ़ गया, लेडीज़ में पहले शराब नहीं होता, लेकिन आजकल तो हर जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं कि परोसी जा रही हैं। तो 1 पेग औरतों में, मर्दों में 2 पेग पर डे, इतना लेना है। स्मोकिंग तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अपने शरीर के वजन को हमेशा नियंत्रित रखें, और ख़ास करके शक्ति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पेट का घेरा है वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ऐसा माना गया है। देखिए, आप पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में आप देखिएगा तो जो हार्ट का बीमारी का एज है उससे 10 साल कम एज है भारतवर्ष में। यानी भारतवर्ष में हार्ट की बीमारियां 50 साल के नीचे 50% और 40 साल के नीचे 25%। यानी 50 साल के नीचे का जो सेगमेंट है वो 75% लोग जो है हार्ट की बीमारी वाले 75%। एक कम उम्र में भारतवर्ष में हार्ट की बीमारियां का आविर्भाव हो जाता है, वो दस्तक देना शुरू कर देता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने पेट के घेरे के लिए, अपने वजन के लिए, तो अपने BMI को कंट्रोल रखें, वजन को कंट्रोल रखें। विसरल एडोपिसिटी कहती हैं, जो पेट का जो घेरा है, तो 102 सेंटीमीटर मर्दों में और 90 सेंटीमीटर औरतों में। ऐसा माना गया कि उसके ऊपर जाने लगे तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। तो वजन कंट्रोल करना, खान पान में ध्यान रखना, शराब कंट्रोल मात्रा में, सिगरेट बिल्कुल नहीं, और सवेरे का टहलना या शाम का टहलना, कभी भी फिजिकल से ये सब करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। जी जी। अक्सर ये भी एक समस्या सुनने को मिलती है कि जैसे कि आपने वज़न पे बात किया कि लोगों का जो ऊपर का हिस्सा है सर, वो मतलब उसमें वजन जो पैर रहते हैं वो पतले होने लगते हैं। इसके क्या मुख्य कारण है कि ऊपर शरीर आपका वजनदार है या पैर? तो प्रोपोर्शन की बात है, लेकिन बेसिकली हम लोग वजन से नहीं जाते हैं, उसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI। BMI को ध्यान में रखना है। BMI अगर आपको 25 के ऊपर है तो आप सतर्क हो जाइए।
राजीव जी, जैसा कि अक्सर ठंडी में सुनने को मिलता है कि जो हृदय से जुड़ी समस्याएं होती है वो ज़्यादा लोगों को होने लगती हैं। इसके क्या मुख्य कारण और कैसे हम अब ठंडी के मौसम में खुद को और अपने हृदय को बचा सकते हैं? ऐसा है शक्ति जी कि ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कि सिकुड़न आम बात है, कोई भी नली सिकुड़ती है। एवन पाइप जो पानी की नलियां हैं, जो पानी का पाइप है वो भी सिकुड़ जाता है। कहीं भी आप देखेंगे कि तो संकुचन ठंड का प्रतिफल है, होता ही है। जी जी। तो उसी तरह से जो खून की धमनी है उसमें भी संकुचन होता है, जिसको वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो ठंड के मौसम में इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है अधिकतर लोगों का। इसलिए ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ठंड के मौसम में अपने डोज जो आप खा रहे हैं उसको जरूर रेगुलेट कर लें। कई बार ऐसा होता है कि वही डोज खाते चले गए, कभी डॉक्टर से दिखाया नहीं, कभी नाप नहीं किया और अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिसमें आपको लकवा मार दिया और ये हो गया। तो ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कि लकवा, ब्रेन हेमरेज, तो हाइपरटेंशन का बहुत ज़्यादा ये होता है। तो इसलिए हमेशा सतर्क रहिए। तो हाइपरटेंशन जब बढ़ेगा फिर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। जी, जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि 5 में से हर 2 बच्चे की चाहत होती है कि वो डॉक्टर बने। आपसे जानना चाहूँगी कि आपका रुझान इस क्षेत्र के प्रति कैसे बढ़ा? मैं आपको सही बताऊं कि जब मैं इंटरमीडिएट कर रहा था तो ऐसा कोई रुझान नहीं था। लेकिन मेरे माता पिता का रुझान था, मेरे परिवार में था कि परिवार में एक डॉक्टर होना चाहिए। तो उन्होंने इस ओर हमने प्रेरित किया और पटना साइंस कॉलेज में हमारा, उस समय पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत समझी जाती है कि बहुत बड़ा आप तो हो गए जो होना था। वहाँ हुआ, उसके बाद से मैं BHU गया। BHU में मेडिकल का टेस्ट टफ होता है, वहाँ से आ गया। तो कालांतर में होते चला गया और मैं डॉक्टर बन गया। ऐसे आपकी रुचि किन किन विषयों में है और किस किस क्षेत्र में आप? ऐसा है शक्ति जी कि चिकित्सा के साथ साथ मुझे साहित्य से गहरा लगाव है, क्योंकि साहित्य आपके जीवन में एक रस प्रदान करता है। और जब तक जीवन में रस नहीं है तब तक जीवन की सारी विधाएं बेकार है। तो साहित्य को अगर आप जोड़ लेते हैं अपनी ज़िंदगी के अवयव से तो आप एक पूर्ण जिंदगी जीते हैं, मेरा ये मानना है। तो इसलिए साहित्य का आपके ज़िंदगी में समन्वय होना, साहित्य और ज़िंदगी का समन्वय बहुत ज़रूरी है। आपसे चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि आप साहित्य में रुचि रखते हैं, तो बेशक आप कुछ ना कुछ मानगी मैं आपको दे देता हूँ। जी जी बिल्कुल। जैसे अब दिनकर का साहित्य है, तो दिनकर जी मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनमें विविधता इतनी है। एक तरफ वो रश्मि रश्मि कहते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित जस क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। दूसरे तरफ कुरुक्षेत्र में वो कहते हैं कि प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। लेकिन उनका उर्वशी देखिए, जो श्रृंगार की पुस्तक मानी जाती है, तो उन्होंने कहा कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है एक नारी के सामने। तो ये दिनकर की विविधता है। अब बच्चन जी को देखिए, जब वो कहते हैं मधुशाला में कि एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला, दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। यानी जीवन को ऐसा मधुशाला में ढाल लीजिए कि दिन को होली और रात में दिवाली हो जाए, जिंदगी आपकी पूर्ण हो जाएगी। एक दुष्यंत कुमार हैं, आपने ना दुष्यंत कुमार की कविताओं को जो आपने देखा तो इतनी क्रांतिकारी कविताएं हैं उनकी। मैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, और बाकी सब मैं पढ़ता रहता हूँ सबसे, तो मैं थोड़ा सा उदाहरण स्वरूप मैंने दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें जीवन को के एक उत्प्रेरणा का काम करती है, उत्प्रेरक का काम करती है, जिसके सहारे मैं ज़िंदगी को संचारित करता हूँ एक साहस के साथ। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा कि साहित्य हमें हर परिस्थिति के लिए मजबूत करती है। जो भी इसके जो कविताएं होती हैं, जो भी बातें होती हैं, इससे हमें एक सीख मिलती है और हम अपने जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। आपकी कोई लिखी कविता आपसे सुनना चाहूँगी। मैं तो कविता नहीं करता हूँ। अच्छा, लेकिन कविताओं का पढ़ने का शौक़ है, गद्य को पढ़ने का शौक़ है। बहुत सारे लेख हमने फणीश्वरनाथ रेणु के पढ़े, उधर के मैंने जो भी कहानियाँ हैं
उपन्यास है वे, अब जैसे इंग्लिश के बहुत सारे नॉवेल्स हैं। हाँ, अभी मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, जिसमें आप अपने माइंड के तह तक जाते हैं। तो वो चीज़ जब नई नई जो भी किताबें आती हैं, और भाषा का इसमें कोई दुराव नहीं है। अब मैं हमेशा मानता हूँ शक्ति जी कि जिनकी हिंदी अच्छी होगी उसकी अंग्रेजी भी अच्छी होगी, और जिनकी अंग्रेजी अच्छी होगी उनके वो भाषा से दुराव कैसा है। तो इसलिए साहित्य का मतलब है किसी भाषा से लगाओ, और कोई भी साहित्य का कोई भी अच्छी किताबें आती हैं मैं पढ़ने में गुरेज नहीं करता हूँ, मैं वहाँ के उसे पढ़ता हूँ। आपसे जैसा कि आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक बतौर एक चिकित्सक की तरह कार्यरत है, बतौर चिकित्सक कार्यरत है, आप खुद को कैसे स्वस्थ रखते हैं? खुद को तो मतलब नेचुरली जो ऐसा कहा जाता है कि जो आप प्रीच करें वो प्रैक्टिस करें। कई बार ऐसा होता है, मैं हमेशा मजाक करता हूँ कि आप बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो कोशिश करता हूँ उसे ढालने का, अपनी ज़िंदगी में उसे आत्मसात करने का, यानी कि खान पान में थोड़ा सा वर्जन अगर रखूँ, थोड़ा सा कंट्रोल रखूँ, और कुछ भी हो जाए सवेरे का टहलना नहीं छोड़ता हूँ। मतलब इधर से अगर ऐसी कोई विषमता, ऐसी आ जाए, मजबूरी आ जाए तो छूटता है, नहीं तो ऐसे होता है। तो शारीरिक श्रम का ध्यान रखता हूँ, थोड़ा खान पान पर ध्यान रखे, एक्सरसाइज किए, और पॉजिटिव एटीट्यूड, लोगों से मिलते जुलते रहे। सोशल आइसोलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आपने कहा, जो शुरू में रिस्क फैक्टर, मतलब रिस्क फैक्टर तो सब कुछ है, खाना पीना ये सब, एक सोशल आइसोलेशन भी आ गया कि व्यक्ति को अलग थलग नहीं रहना चाहिए कि बिल्कुल अलग थलग कर लिया, लोगों से नहीं मिल रहे हैं। जितना आप लोगों से मिलिए जुलिएगा आपका हृदय उतना स्वस्थ रहेगा। ये मानवीय बात है, एक वैज्ञानिक तथ्य है, ये कोई सामाजिक तथ्य नहीं है, वैज्ञानिक तथ्य है कि जो व्यक्ति जितना अकेला हुआ उसमें हार्ट अटैक होने की संभावना उसमें ज़्यादा है, और जो व्यक्ति जितना जुड़ा हुआ रहा, समाज से, परिवार से जुड़ा हुआ रहा है, उसमें हार्ट अटैक की संभावना कम होती है। जैसा कि जिस क्षेत्र से आप, जिस कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं, वहाँ पे फुर्सत ना के समान ही रहती है, फिर भी फुर्सत के पलों में आप क्या कुछ करना पसंद करते हैं या किस प्रकार अपना मनोरंजन करते हैं? फुर्सत के क्षणों में तो परिवार है, तो परिवार के साथ गपशप हो गया, तो ये गपशप भी एक बहुत बड़ा रिलीविंग फैक्टर होता है। जैसा मैंने कहा कि कोई नॉवेल हो गया, कोई मेडिकल के अलावा कुछ ऐसी पढ़ाई की चीज़ हो गई फुर्सत के क्षणों में, तो मैं करता हूँ। जी, जैसे कि आज आप जिस मुकाम पे हैं इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? तो सबसे बढ़िया कि आप जहाँ आप पलते बढ़ते हैं, तो पहले तो परिवार में माता पिता आते हैं, तो उनका संस्कार, उसके बाद आपकी पत्नी और बच्चे, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पत्नी और बच्चे कोऑपरेटिव नहीं रहे तो आपको आगे बढ़ने की प्रक्रिया में थोड़ा सा लगाम लग जाता है, थोड़ी रुकावट हो जाती है, क्यों हर बार वही चिक चिक सब कुछ होगा। तो अगर सब कुछ माहौल कंजीनियल रहेगा तो आप आगे बढ़ते रहेंगे बहुत तक। और विषमताएं कहाँ नहीं आती हैं, रुकावटें तो हर जगह आती हैं, उसको पार करना ही जिंदगी है। जी, जब भी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। आपके जीवन की क्या कुछ चुनौतियां और आपने उसे किस प्रकार संबोधित किया? ऐसा है कि एक बहुत बड़ी चुनौती तब आई जब मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया BHU में, और 3rd ईयर में था, उसी समय मेरे पिताजी का असामयिक निधन हो गया। आप सोचिए कि एक लड़का जो 18-19 साल का है, जो मेडिकल में भी जस्ट एंट्री लिया है, और उसके पिता का अचानक, जिसके कोई संभावना नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, अचानक काल कवलित हो जाना, कितना बड़ा हृदय विदारक वो सीन रहता है। उसमें पढ़ाई खत्म होने का चांस था, सब कुछ खत्म होने का चांस था, लेकिन धीरे धीरे हमने आप को डिक्यूब किया। तो सबसे बड़ी घटना तो इसलिए कर रहे हैं कि ज़िंदगी जब है तो चुनौतियाँ रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे। ये अगर नहीं रहे तो ज़िंदगी नहीं है। अगर रुकावटें नहीं रहे, चैलेंजेस नहीं रहे, तो फिर लाइफ किस बात का, तो वो मुर्दा के समान है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, अब उसको पार करना ही आपको ज़िंदगी का ध्येय है। जैसा कि आप बतौर चिकित्सक कार्यरत हैं, ऐसे कई सुखद अनुभव आपके पास होंगे, जिसमें से चाहूँगी कि आप मतलब जिसके ज़रिए आपने कई लोगों को अच्छी जानकारी दी और कई बहुत सारी चीज़ को उन्हें खुश रखा होगा। ऐसे में चाहूँगी कि चलते चलते हमारे दर्शकों को 2 शब्दों में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहना एक व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है। पूंजीभूत होना अच्छी बात है कि आप पूंजी खूब कमाएं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो जाएं, आपके पास मर्सिडीज कारें हो जाएं, कारों का अंबार लग जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन सबसे बड़े नेमत जो है वो पूरी ज़िंदगी की, वो आपका स्वास्थ्य है। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, सारे नियमों का पालन करते रहें,
और उसके बाद भी अगर बीमारियां आ जाएं, क्योंकि फिर मुझे चलते चलते वो लाइन पे कि रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग यदि आ गया जब पास हो, तिक्त औषध के सिवा उपचार क्या, समित होगा वह नहीं मिष्टान्न से। तो उपचार के लिए आप हमारे पास आ जाएं। राजीव जी, आप यहाँ पर आए, इतना कीमती समय में और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हृदय से जुड़ी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति से, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर राजीव रंजन, फिजिशियन एवं कार्डियोलॉजिस्ट, जिनसे हमने कई महत्वपूर्ण बातें जानी और कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्राप्त की। तो अब वक्त हो चला आपको बताने का कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रिज रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है directorddk@gmail.com।